वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां हम अकाउंट्स की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल तरीके से करते हैं। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपनी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस। ये बहुत छोटा टॉपिक है बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। इसका यूज़ आप जब तक अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं या आप कह सकते हैं जब तक आप कॉमर्स से रिलेटेड रहने वाले हैं तब तक इसका यूज़ होगा। अकाउंटिंग इक्वेशंस, इसका यूज़ आप हर चैप्टर, हर कंसेप्ट और हर फॉर्मूले में देखेंगे। तो बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन जनरली मैथ्स में क्या होता है, एक लेफ्ट साइड होता है एंड एक राइट साइड होता है और वो इक्वल होता है। हमें इक्वेशंस के बारे में यही पता है, राइट। तो ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS दो कंसेप्ट होते हैं। यही कंसेप्ट हमारे अकाउंट्स में भी आते हैं। तो अकाउंट्स में भी ऐसी एक इक्वेशन बनती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड होता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे असेट्स होते हैं एंड राइट साइड में कैपिटल एंड लायबिलिटीज होते हैं। तो ये एक इक्वेशन बनती है दैट एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये कह सकते हैं आप, जब हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं, बैलेंस शीट के दो साइड्स हैं। एक साइड हम बैलेंस शीट, अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा तो बैलेंस शीट ऐसे दो साइड होता है। इस साइड आपका लायबिलिटीज होता है, इस साइड असेट्स होता है, राइट। तो इसी कंसेप्ट की वजह से होता है। लायबिलिटीज में आप सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं एंड देन अदर लायबिलिटीज एंड असेट्स में ऑल असेट्स। तो इसलिए लायबिलिटी कैपिटल को अलग से हाईलाइट किया जाता है बिकॉज इट इज द इंटरनल लायबिलिटी। यानी कि लायबिलिटी दो तरीके की होती है, आपकी इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो ओनर के लायबिलिटी ओनर ने जो दी होती है, ओके, जैसे हमारी कैपिटल हो गई। एंड एक्सटर्नल अगर हम बाहर से कोई भी लायबिलिटी बोरो करते हैं तो इसीलिए कैपिटल को अलग से हाईलाइट किया जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यही कहता है कि हमारा ये दोनों साइड हमेशा इक्वल रहता है कि बिजनेस में जितने असेट्स हैं या कह सकते हैं जितने कैपिटल लायबिलिटीज हैं उतने ही हमारे असेट्स हैं और ये हमेशा इक्वल ही रहते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसके देख लेते हैं कि इसमें आता क्या क्या है और कुछ एक दो एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझ लेते हैं। तो असेट्स में बेसिकली हमारे दो तरह के असेट्स आते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड असेट्स और एक होते हैं करेंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में हमारे जितने भी प्रॉपर्टी, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें आती हैं जो एक बार बिजनेस में, फिक्स्ड माने जो एक बार परचेज हो गई उनको बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं है। वो बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए। तो ऐसे असेट्स को फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देंगे उन्हें हम करेंट असेट्स कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे हो गए आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, टूल्स, इस तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। करंट असेट्स में हमारे आ जाएंगे आपके डेटर्स, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपना पेमेंट करके निकल जाएंगे तो वो असेट्स हमारे खत्म हो जाएंगे। या आप कह लो कैश या बैंक बैलेंस, ये भी फिक्स नहीं रहता हमेशा। हमारा स्टॉक, ठीक है, कुछ अगर हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह कुछ किए हैं तो वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह के जो भी हमारे या सिक्योरिटीज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल्कुल सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इस तरह के जो भी होते हैं हमारे करंट असेट्स में आते हैं। बेसिकली जो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होते हैं वो हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देते हैं। एंड जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देते हैं थोड़े छोटे समय के लिए होते हैं बट होते असेट्स हैं जो हमारे बिजनेस की क्या फायदे देते हैं, उसे हम जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं उन्हें हम करंट असेट्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये साइड एक तरफ और दूसरी साइड कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो कैपिटल तो हमारा ओनर्स फंड हो गया, जो हमारे ओनर ने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है, वो हमारा कैपिटल में आ जाएगा। बेसिकली कैपिटल में हम कुछ एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। जब आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे तो जो सबसे पहले कैपिटल होता है, तो अगर बिजनेस में कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो भी इस कैपिटल में ही जुड़ता है। तो अगर प्रॉफिट है तो वो जुड़ता है, वाइस वर्सा, अगर लॉस है तो वो माइनस होता है।
अगर बिजनेस ओनर ने कोई ड्राइंग की है तो वो माइनस हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसने अपने हिस्से में से पैसा निकाल लिया, ठीक है। और इनमें से किसी पे इंटरेस्ट चढ़ता है तो अगेन उस हिसाब से उसका भी प्रोटोकॉल होता है। और लायबिलिटीज में हमारी दो आ जाएंगी बेसिकली, इसमें भी करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। जो मेरे लंबे समय तक के लिए मेरे बिजनेस की लायबिलिटी है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगी, और जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लायबिलिटीज है वो करंट लायबिलिटीज में आती हैं। जैसे इसका भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने शॉर्ट टर्म लोन लिया है, मेरे कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, मतलब वो खर्चे जो मुझे पे करने थे मैंने पे अभी तक नहीं किए हैं। मेरे बिजनेस के क्रेडिटर्स जिनको मुझे पैसा लौटाना है, तो इस तरह की मेरी करंट लायबिलिटीज आ जाएंगी। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ जाता है, अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन्स, या और क्या सकते हैं, अगर मैंने कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी लोन पे ली है या मैंने कोई भी फंड उठाया है मार्केट से, तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए या इस तरह की चीजें हो गई, तो ये हमारा असेट्स में आता है और ये हमारा कैपिटल एंड लायबिलिटीज में आता है। अब बिजनेस में जरूरी नहीं है कि सब कुछ हो, बट जितना भी होगा और जब हम उसके सारे असेट्स को एक साइड रखेंगे एंड कैपिटल लायबिलिटीज को एक साइड रखेंगे, तो उसका सम हमेशा इक्वल आएगा। इसका हम एक दो एग्जांपल्स करके भी समझेंगे तो हमें और इजीली इसको समझ में आएगा बेसिकली। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस में कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, कौन से अकाउंट किस कैटेगरी में लाया करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन भी होता है, इवन या जो आइटम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं या कोई इवन ट्रांजैक्शन भी होता है, तो वो भी इस इक्वेशन को हमेशा इक्वल बनाए रखता है, कभी भी एक तरफ कुल्हड़ा भारी होने नहीं देता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे बिजनेस में कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है, मशीनरी है, कैश है एंड डेटर्स है। एग्जांपल इतने आइटम्स मेरे बिजनेस में एसेट साइड में है। एंड इधर मान लेती हूँ कि मेरे बिजनेस की कैपिटल है और लोन्स है एंड क्रेडिटर्स है। लैंड एंड बिल्डिंग मान लेती हूँ मैं 10 लाख है, मशीनरी मान लेती हूँ 2 लाख की है, कैश 50,000 है एंड डेटर्स 10,000 के। इधर मैं मान लेती हूँ कि मेरे 8 लाख की कैपिटल है, 2,10,000 के लोन है एंड 8 लाख की कैपिटल है, 2,10,000 के लोन है एंड 2,50,000 के क्रेडिटर्स हैं। तो हम देखेंगे कि मेरा डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है। कैसे? 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख, 12 लाख 60,000 एंड इधर कितना आ रहा है 10 2 8 2 10 10 2 12 12 लाख 60,000। तो मैंने देखा कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी उससे अभी तक मेरी इक्वेशन इक्वल चल रही है। बट मैं थोड़ा ट्विस्ट के लिए ट्रांजैक्शन डालूंगी। एग्जाम्पल, कोई भी ट्रांजैक्शन लेंगे तो देखेंगे कि हमारा अगर कोई भी ट्रांजैक्शन भी होता है तो भी वो उस इक्वेशन को इक्वल ही रखेगा, कभी इसको अनइक्वल नहीं करेगा। एग्जाम्पल, मैंने मान लिया कि रमेश जो कि एक वेंडर है, रमेश सोल्ड 10,000 या ऐसे लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा, रमेश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹10,000। अब यहाँ पे हम रमेश की बुक में ही एंट्री कर रहे हैं, तो रमेश इज द ओनर, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, या क्या दो पार्टीज इफेक्ट होंगी, गुड्स बेच रहे हैं तो यानी मेरा स्टॉक जो है वो माइनस में गया। अब यहाँ पे किसी क्रेडिटर का डेटर का नाम नहीं लिखा है, मतलब गुड जो मेरा माल बिका है वो कह सकते हैं हम कि कैश में बिका है, तो यानी मेरे बिजनेस में कैश आया है, माल गया है एंड कैश आया है।
मान लेते हैं यहाँ पे कोई स्टॉक अगर होता तो वो असेट्स में से माइनस हो जाता, स्टॉक है तो असेट्स में आएगा, असेट्स में से वो माइनस हो जाता, एंड कैश ऑलरेडी पार्ट ऑफ असेट्स तो वो असेट्स में प्लस हो जाता। मतलब असेट्स में से जितना पार्ट में माइनस करती उतना ही पार्ट में प्लस कर देती, एंड देन मतलब इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इक्वेशन हमारी इक्वल ही रहती। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा लायबिलिटीज को भी इन्वॉल्व करते हैं। मान लेते हैं रमेश ओनर है, तो रमेश इंट्रोड्यूस मोर कैपिटल, मतलब रमेश बिजनेस में और कैपिटल ले आया। अगर कैपिटल ला रहा है मान लेते हैं 1 लाख से, तो मेरे दो पार्टीज क्या हो गई, कैपिटल एंड कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल आ रही है तो कैपिटल बढ़ेगी 1 लाख से, एंड बिजनेस में कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश आएगी तो बिजनेस में कैश भी बढ़ेगा 1 लाख से। तो 1 लाख डेबिट, 1 लाख इधर भी बढ़ गया, 1 लाख इधर भी बढ़ गया। अगेन इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक एग्जांपल और देखते हैं, मान लेते हैं परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 80,000। मैंने एक मशीनरी खरीदी, उधार पे खरीदी। अब यहाँ पे अगेन दो पार्टी होगी, एक तो मशीनरी इफेक्ट होगी क्योंकि मशीनरी बिजनेस में आ रही है तो प्लस होगी, एंड मैं जिससे उधार में खरीद रही हूँ यानी मेरा क्रेडिटर बन रहा है यहाँ पे क्योंकि मुझे इसको पैसा देना है, मेरी लायबिलिटी बन रही है। तो 80,000 का क्रेडिटर भी बना, 80,000 की मशीनरी भी बनी, तो क्रेडिटर भी प्लस हो जाएगा, मशीनरी भी प्लस हो जाएगी सेम अमाउंट से। अगेन मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो दिस इज द रोल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन कि ये हमारा असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल रखती है। यही कंसेप्ट हमारा, असेट्स मतलब डेबिट एंड लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट। इसी वजह से हमारा डेबिट क्रेडिट हमेशा इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट, या कह सकते हैं कि डेबिट क्रेडिट इक्वल होने के लिए डुअल कंसेप्ट से भी हमारा असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल रहता है। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट, जो कि हमारा डुअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग कहता है। तो दिस इज अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। इससे रिलेटेड आप और एग्जाम्पल्स लगाइएगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करके दूंगी या आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप अकाउंटिंग इक्वेशंस अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉम्पिटिशन्स में एंड जो बच्चे बोर्ड्स वगैरह या अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी बहुत क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं, छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन था हमारा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस जिसमें हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और हम बोर भी ना हो तो हम लेके आएंगे। थैंक यू।